हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं बिल्कुल राइट टाइम पे आ गया हूँ। आज करते हैं भाई, फिर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मैंने बच्चों कुछ चीजें एक्सेलरेशन के बारे में पिछली क्लास में रह गई हैं, उनके बारे में पहले डिटेल में बात कर लेते हैं, ठीक है। फिर हम मोशन विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन पे जाएंगे। इतना पढ़ाने के बाद भी देखो एक्सेलरेशन में बहुत कुछ रह गया है। एक्सेलरेशन, ठीक है, इसके बारे में कुछ और बारीक बारीक सी चीजें बच्चों, डिटेल वाली चीजें। लेट्स टॉक अबाउट देम फर्स्ट, ठीक है। क्वेश्चन नहीं हो पा रहे शीट के, कोई बात नहीं, मैं आज डिस्कस नहीं कर रहा हूं, आज मैं इसको पढ़ा रहा हूं। कल आप लोगों का डिस्कशन होगा, ठीक है। एक क्लास मुझे इसमें ऐड करनी ही पड़ेगी, अदरवाइज तुम्हारा पहला टॉपिक ही वीक हो जाएगा। पहला टॉपिक भी कौन सा बच्चों? रेक्टिलिनियर मोशन। शर्म आएगी तो मैं किसी को बताने में कि मेरा पहला टॉपिक वीक है। कोई फिर कहेगा अबे पहले टॉपिक में तेरे को क्या नहीं आता, बता, मोशन विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के फॉर्मूले आते हैं? और हाँ, तो फिर तो आता है। फिर तू कहेगा कि नहीं, कैलाश सर की शीट सॉल्व करके देखी है मैंने, मेरे से वो नहीं हो पा रही। तो पहला टॉपिक वीक होने का मतलब होगा मेरी शीट सॉल्व ना होना। भाई मेरी शीट जो है ना बच्चों, अच्छे अच्छे धुरंधरों से सॉल्व नहीं होती। रेक्टिलिनियर मोशन जो सबसे इजी टॉपिक है बच्चों, इसकी शीट में अच्छे अच्छों की हवा टाइट हो जाती है। आप एक बार दूसरों के साथ शेयर करके तो देखना, कहना कि तू करके दिखा चले इस वाली शीट को ना सॉल्व। तो ये तो बच्चों मेरी शीट की खास बात है रेक्टिलिनियर मोशन की, के अच्छे अच्छे टाइम टाइम फिक्स हो जाते हैं इसके सामने ना। तो तुम लोग बच्चों नेगेटिव मत हो ना, मैंने शीट को डिजाइन ही इस तरीके से किया है जिससे कि तुम्हारे अंदर थोड़ी सीरियसनेस आ सके कि भाई अब कोई मजाक नहीं चल रहा है। आईआईटी की तैयारी कर रहा हूं मैं, तो मेरा कोई मजाक नहीं चल रहा है, मुझे सीरियस होकर पढ़ाई करनी पड़ेगी। जो सर बोल रहे हैं, जो सर पढ़ा रहे हैं, उसको मुझे बहुत ध्यान से सुनने की जरूरत है। ये चीज जब तुम अपने दिमाग में बिठा लोगे ना बच्चों, फिर तुम लोगों से सब कुछ होने लगेगा। ये शीट बच्चों, मैंने तुम्हें एक बात बता देना चाहता हूं, इस शीट का लेवल ये है, अगली वाली शीट का लेवल ये होगा, आगे वाली का ये होगा, ठीक है। लेकिन इसका सबसे ज्यादा एडवांस लेवल रखा है, क्योंकि पहली चोट जो आदमी खाता है ना, तो सुधर जाने के, आगे सुधरने के चांसेस ज्यादा अच्छे होते हैं। थोड़ा सा लेवल बच्चों इसका हाई है। ऑप्टिक्स में ऐसा ही हुआ था, पर बाद में कॉन्फिडेंस आने लगा। हमेशा बच्चों तुम थोड़ा टाइम स्पेंड करोगे ना टॉपिक के साथ, डेफिनेटली कॉन्फिडेंस तो आएगा ही आएगा, ठीक है, ये मेरा मानना है। चलिए बच्चों, तो एक्सेलरेशन के बारे में कुछ जो चीजें रह गई हैं उनको, उनके बारे में बात कर लेते हैं। बच्चों जब भी वेलोसिटी तुम्हें फंक्शन ऑफ टाइम दे रखी हो, और वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ दे रखा हो, ठीक है, तो तुम्हें करना क्या है कि एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर देना है, और स्लोप ऑफ v वर्सेस t कर्व गिव्स अस, ठीक है भाई, ये वेलोसिटी देगा। क्या ये बात समझ में आ गई आप लोगों को? सो अगर ये इंफॉर्मेशन कभी भी दे रखी है बच्चों, यहां से आ जाएगा। अच्छा, ये और ध्यान रखना, डबल डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन जो होता है वो भी एक्सेलरेशन के बराबर होता है, ठीक है। और एक्सेलरेशन का एक और फॉर्मूला होता है बच्चों, d2s बाई dt स्क्वायर। लो जी भाई, एक्सेलरेशन के तीन फॉर्मूले होते हैं, दिस एंड दिस। अच्छा बच्चों, जब भी वेलोसिटी फंक्शन ऑफ एक्स दे रखी हो, तो यूज करना है बच्चों आपको फॉर्मूला एक्सेलरेशन के लिए, v इंटू dv डिवाइडेड बाई dx, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। ये हो गई बच्चों दो बातें, इसको पॉइंट नंबर दे देना बच्चों, पॉइंट नंबर 1 हो गया, ये पॉइंट नंबर 2 हो गया, ठीक है। थर्ड पॉइंट बच्चों, अगर वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन एक्सेलरेशन देता है, तो बच्चों एक्सेलरेशन का इंटीग्रेशन क्या देगा तुम्हें? तो dv जो होता है ना बच्चों, a dt के बराबर होता है। इसको कर देना बच्चों इंटीग्रेट। मैंने तुम्हें एक्सेलरेशन तो पढ़ा दिया है ना पिछली क्लास में। अरे मुझे बताओ भाई, एक्सेलरेशन पढ़ाया नहीं पढ़ाया मैंने तुम्हें? ये सारी बातें हमने, एवरेज एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन, इनकी बातें हम करके गए ना पिछली क्लास में। मुझे याद नहीं है, पिछली क्लास में मैंने तुम्हें बताया होगा ना कि एक्सेलरेशन dv बाई dt होता है, और ये सब पढ़ाया था ना। लिख दो रे, वो पढ़ा दिया ना। हाँ, मुझे लगा कि मैं आगे से ही बात करने लग गया। बच्चों ये देता है तुम्हें चेंज इन वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस का इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू एरिया अंडर एक्सेलरेशन वर्सेस
टाइम कर्व, ठीक है। एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम कर्व क्या देता है बच्चों तुम्हें? एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम कर्व जो है तुम्हें चेंज इन वेलोसिटी देता है। दिस इज द चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है बच्चों। तो चेंज इन वेलोसिटी जब भी तुम्हें फाइंड करना है ना बच्चों, तो यू विल यूज दिस कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो ये बच्चों को छोटी छोटी सी बातें थी, उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अब मैं बच्चों तुम्हें कुछ क्वेश्चंस कराता हूं इस पे ना, ये सब आता है तुम्हें, तो ड्रॉपर हो तुम, सब पढ़ा हुआ है तुम्हारा ये ना। अब इस पर क्वेश्चंस कैसे बनते बच्चों, इसके बारे में एक बार बात कर लेते हैं। स्लोप ऑफ v वर्सेस t गिव्स अस द एक्सेलरेशन होगा ना, यस। तो स्लोप ऑफ v वर्सेस t कर्व गिव्स अस एक्सेलरेशन। यस, गलती से वो वेलोसिटी लिख दिया था, ठीक है। v वर्सेस t का जो स्लोप होता है बच्चों वो एक्सेलरेशन देता है, ठीक है। इस पर बच्चों 2-3 क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, एक ग्राफ का करवाऊंगा, एक करवाऊंगा तुम्हें नॉर्मल, और एक करवाऊंगा बच्चों एक अलग टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। तो ओके, तो पहला क्वेश्चन बच्चों ना, अब मैं लिख लिख के ही करवा रहा हूं क्योंकि ये प्लान नहीं था, ये कुछ अभी ऑन दी स्पॉट याद आया है मेरे को ना। पहला क्वेश्चन ये है बच्चों कि एक पार्टिकल है जो कि एक सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, ठीक है। और वो पार्टिकल बच्चों स्टार्ट करता है यहां से, तो एक पार्टिकल है बच्चों जो कि सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है। दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। t इक्वल टू 0 पे बच्चों पार्टिकल यहां से स्टार्ट कर रहा है v नॉट स्पीड से, ऐसे करके जा रहा है। दिस पॉइंट इज a and this point is b, and the radius of circle हमें गिवन है बच्चों r के बराबर, ठीक है। रेडियस ऑफ द सर्कल इज गिवन एज r, क्लियर है बच्चों। तो रेडियस ऑफ सर्कल बच्चों में r के बराबर दे रखी है। आपको बताना है बच्चों कि जब ये पार्टिकल जो है विल बी एट दिस इंस्टेंट, या थीटा एंगल जब ये रोटेट कर चुका होगा, यहां पे पहुंच चुका होगा, ठीक है। ये पॉइंट P हो गया। तो पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम A and moves with constant speed v naught along circular path of radius r, ठीक है। तो पार्टिकल बच्चों ए से स्टार्ट कर रहा है, मूव्स अलोंग द सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r till the time it has rotated, till the time it has rotated angle theta as shown। अब इसमें कई सारी चीजें पूछी जा सकती हैं बच्चों ना। as shown, find number 1 average velocity, average speed, average acceleration, if theta is small, then find
एवरेज एक्सेलरेशन, या यही बन जाएगा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। छोटे इंटरवल के लिए एवरेज ही इंस्टेंटेनियस बन जाता है बच्चों। एक छोटे इंटरवल में जब तुम बात करते हो ना बच्चों, तो यही एवरेज जो है इंस्टेंटेनियस बन जाता है बिल्कुल छोटे से इंटरवल में। अच्छा, ये नोट्स सारे के सारे जीमेल ड्राइव पे अपलोडेड हैं, टेलीग्राम पे लिंक शेयर कर दूंगा, वहां पे सब मिलेगा तुम्हें। पीडीएफ शीट भी मिलेगी वहीं पे तुम्हें, वहीं पे बच्चों इसके लेक्चर्स के पीडीएफ भी मिलेंगे, ठीक है। अच्छा, मैथ्स में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में करा दिया आपको, ओके। चलिए भाई, तो पार्टिकल ए से स्टार्ट कर रहा है, कांस्टेंट स्पीड वी नॉट से अलॉन्ग मूव कर रहा है, सर्कुलर पाथ पे, रेडियस आर है बच्चों, टिल द टाइम इट इज रोटेटेड, एन एंगल ऑफ थीटा है शोन, फाइंड द एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, एवरेज एक्सेलरेशन, और अगर थीटा बच्चों बहुत छोटा हो तो एवरेज एक्सेलरेशन जो कि इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कहलाएगा, वो भी बताना है। थीटा बिल्कुल छोटा मतलब आप एक ऐसे इंटरवल में बात कर रहे हो जिसमें बच्चों टाइम बहुत छोटा हो गया, तो फिर वो एक तरीके से एवरेज एक्सेलरेशन इंस्टेंटेनियस के बराबर बन जाएगा। देखो भाई जल्दी से पहले एक बार इसको क्वेश्चन को देखो, सब मिलेगा वहीं पे एक ही जगह पे ना। हाँ, ये क्वेश्चन बच्चों आ जाते हैं इनमें। वैसे एक ही तरीके से मैंने 3 क्वेश्चन कवर कर दिए इसमें, चार कवर कर दिए। करें मैं डिस्कस करें इस वाले क्वेश्चन को? अब ध्यान से सुनना इस वाले क्वेश्चन के बारे में ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, बहुत ही ज्यादा अच्छा। फिजिक्स के ये छोटे छोटे से जो कॉन्सेप्ट है ना, ये लोगों के क्लियर ही नहीं होते भाई, इसीलिए तो फिजिक्स उनकी अच्छी नहीं होती। और मुझे ऐसा लगता है कि मेरी फिजिक्स इसीलिए अच्छी है बिकॉज मुझे ये बेसिक चीजें कम से कम आती हैं। बेसिक नहीं सीखना चाहते हम चाहते हैं पहली क्लास में हमें तो एक एडवांस का क्वेश्चन करवाओ जी। अबे यार एक लाइन तो ढंग से बन जा। किधर जा रहा है? ऊपर की तरफ। ठीक है, नहीं ठीक है, ठीक है। समझो यहां पे क्या हो रहा है कि ये जो पार्टिकल है बच्चों यहां से चलना स्टार्ट कर रहा है ना, और वी नॉट की स्पीड से। स्पीड क्या है बच्चों? इसकी कांस्टेंट है। यहां तक जाना है इसको ना, ये एंगल थीटा के बराबर हो जाएगा, ये सेंटर हो गया, ये एंगल थीटा के बराबर हो गया। कोई मुझे बता सकता है कि इसको टाइम कितना लगेगा? इसको ये एंगल ट्रेवल करने में, खैर पहला पार्ट है बच्चों क्या? पहला पार्ट है डिस्प्लेसमेंट का, हमें पहले बताना है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है भाई, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? तो डिस्प्लेसमेंट कैसे फाइंड करेंगे बच्चों? डिस्प्लेसमेंट होता क्या है? डिस्प्लेसमेंट होता है दिस इज द इनिशियल पोजीशन एंड दिस इज द फाइनल पोजीशन। इनिशियल से फाइनल को ज्वाइन करता हुआ जो वेक्टर होता है ना बच्चों, दैट इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब अगर तुम्हें इसका वेक्टर फॉर्म में पूछा तो बात अलग बनेगी, नहीं तो तुम बच्चों इसको बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हो। ये आर के बराबर है, ये आर के बराबर है, ये एंगल थीटा के बराबर है, तो या तो कोसाइन फॉर्मूला लगा दो, नहीं तो बच्चों क्या लगा दो, इसे करने के 2-3 तरीके हैं। ठीक है, पहला तरीका मेथड 1, मैं इसमें बच्चों साइन रूल लगा रहा हूं। आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू अंडरस्टैंड ऑल द कॉन्सेप्ट। एक साइन रूल होता है बच्चों, अगर तुम लोगों ने पढ़ा हो तो। साइन रूल क्या कहता है कि एक ट्रायंगल है, उसमें आपको ये एंगल दे रखा है, तुम्हें पता है ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर है, तो ये एंगल जो होगा 90 माइनस का थीटा बाई 2 के बराबर होगा, और ये वाला एंगल भी 90 माइनस का थीटा बाई 2 के बराबर होगा। तो साइन रूल कहता है कि ये वाली साइड डिवाइडेड बाई साइन ऑफ दिस एंगल, ये वाली साइड डिवाइडेड बाई साइन ऑफ दिस एंगल। तो साइन रूल ये कहता है कि देखो जी, जो तुम्हें पता करनी है ना, एपी, ये जो ए से लेकर पी तक वाली लाइन है, एपी डिवाइडेड बाई उसके सामने का एंगल का साइन, साइन थीटा, एपी डिवाइडेड बाई साइन थीटा, ये बराबर होना चाहिए बच्चों ओपी नहीं ओए डिवाइड बाई साइन ऑफ 90 माइनस का थीटा डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो एपी डिवाइड बाई साइन थीटा इसके बराबर होता है। एपी डिवाइडेड बाई साइन थीटा को लिख सकता हूं मैं 2 साइन थीटा डिवाइड बाई 2 cos थीटा डिवाइड बाई 2, and this will be equal to OA, which is our
डिवाइड बाई कॉस थीटा डिवाइड बाई 2। एपी जो कि डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है वो आ जाएगा बच्चों तुम्हारे पास 2r साइन थीटा डिवाइड बाई 2 के बराबर। दिस इज द मेथड 1 बच्चों। इसको फाइंड करने का मेथड 1 हो गया। ये क्लियर है बच्चों? सारे बच्चों को समझ में आया है ना? दूसरा मेथड बच्चों, मेथड 2, कोऑर्डिनेट से कर दो। कोऑर्डिनेट मतलब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे r,0। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैसे लिखोगे? r cos थीटा r sin थीटा, r cos थीटा r sin थीटा। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा? फाइनल कोऑर्डिनेट माइनस दिस r cos थीटा माइनस का r आई कैप, r sin थीटा माइनस का 0 j कैप। डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड पता करना है तो दिस स्क्वायर प्लस का दिस स्क्वायर, तो r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस का r स्क्वायर माइनस का 2r स्क्वायर cos थीटा प्लस r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। ठीक है? देयर इज अनदर मेथड, थर्ड मेथड ऑल्सो। मुझे तुम्हें सब सिखाना है ना तुम्हें। अब r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस दिस हो जाता है r स्क्वायर, और r स्क्वायर हो जाएगा 2r स्क्वायर। 2r स्क्वायर बच्चों कॉमन ले लेना, 1 माइनस का cos थीटा। अगर तुम्हें याद हो 1 माइनस का cos थीटा को लिख सकते हैं 2 sin स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2। एस का मैग्नीट्यूड आ जाएगा बच्चों 2r sin थीटा डिवाइड बाई 2 के बराबर। ये वाली बात समझ में आई तुम लोगों को? सारी की सारी कहानी ठीक है? तो ये हो गया बच्चों 2 मेथड जिससे आप इसका डिस्प्लेसमेंट पता कर सकते हो। देयर इज अनदर मेथड, दैट इज मेथड नंबर 3। यहां से एक परपेंडिकुलर डाल दो, यहां से परपेंडिकुलर डाल दो, वो इन दोनों को बाइसेक्ट करेगा, ये एंगल आधा हो जाएगा। तो r sin थीटा बाई 2 प्लस r sin थीटा बाई 2, 2r sin थीटा बाई 2। थर्ड मेथड तो बिल्कुल इजी है। थर्ड मेथड तो ऐसे चुटकियों में सॉल्व कर देगा इसको ना, 2r sin थीटा बाई 2। यहां से परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करती हुई लाइन आएगी ऐसे ना। ठीक है? आई बात समझ में? ये समझ में आया बच्चों आप लोगों को? तो ये यहां से बच्चों इस तरीके से खत्म हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट वाला काम। डिस्प्लेसमेंट हमने फाइंड क्यों किया है? बिकॉज हमें एवरेज वेलोसिटी पूछी थी। एवरेज वेलोसिटी होती है बच्चों डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई टाइम इंटरवल के बराबर। इसलिए बच्चों हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट को फाइंड किया और वो 2r sin थीटा बाई 2 के बराबर आ गया। तो बच्चों इसको जो टाइम लगेगा, टाइम विच इज डेल्टा टी, जो लगेगा बच्चों वो होगा r इंटू थीटा डिवाइड बाई वी नॉट के बराबर। यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या है? r थीटा। किस स्पीड से चल रहा है? वी नॉट से। r इंटू थीटा डिवाइड बाई वी नॉट के बराबर। तो एवरेज वेलोसिटी जो आएगी ना बच्चों, डिस्प्लेसमेंट विच इज 2r sin थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई r थीटा डिवाइड बाई वी नॉट। तो एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी बच्चों हमारे पास 2 वी नॉट साइन थीटा डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई थीटा के बराबर। ठीक है? तो ये आ जाएगी बच्चों तुम्हारे पास एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला। एवरेज स्पीड जो होगी ना बच्चों, जो दूसरा वाला पार्ट है, ये पहला पार्ट हो गया। एवरेज स्पीड वो होगी डिस्टेंस जो कि r थीटा के बराबर है डिवाइडेड बाई टाइम, r थीटा डिवाइड बाई वी नॉट। तो एवरेज स्पीड तो बच्चों वी नॉट के बराबर ही आएगी ना भाई, कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, तो उसका एवरेज भी बच्चों वी नॉट के ही बराबर आएगा। नहीं, √2 नहीं होगा बेटा, एक वो 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 में भी आएगा ना 2, उधर ध्यान रखना पीछे। एवरेज स्पीड हो गई। अब लेट्स टॉक अबाउट बच्चों एवरेज एक्सेलरेशन के बारे में बात करते हैं। बच्चों एवरेज एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर डिवाइडेड बाई टाइम इंटरवल के बराबर, यही होता है ना। एवरेज एक्सेलरेशन जो होता है बच्चों वो v फाइनल वेक्टर माइनस का v इनिशियल वेक्टर डिवाइड बाई डेल्टा टी के बराबर होता है। और बहुत सारे बच्चे इसको बोल देते हैं 0 के बराबर। वो कहते हैं सर स्पीड तो कांस्टेंट है इसकी,
तो ये जीरो आना चाहिए, चेंज इन वेलोसिटी जीरो आना चाहिए। लोग ऐसा बोल देते हैं, लेकिन आप लोगों को ये समझने की जरूरत है कि बच्चे स्पीड कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। वेलोसिटी की तो डायरेक्शन पे भी डिपेंड करती है वेलोसिटी। अगर बच्चों में इसकी वेलोसिटी लिखूं यहां पे तो वो ऐसे होगी। अगर तुम इस वेलोसिटी को वेक्टर फॉर्म में लिखो ना तो इनिशियल वेलोसिटी बच्चों इसकी वी नॉट जे कैप है, जबकि जिसकी फाइनल वेलोसिटी जो है ना बच्चों उसके दो कंपोनेंट होंगे। इधर वाला एंगल ये थीटा के बराबर होगा तो ये वाला एंगल थीटा होगा, ये वी नॉट है। तो माइनस का वी नॉट साइन थीटा आई कैप प्लस का वी नॉट कॉस थीटा जे कैप, ये होगी बच्चों फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, वी नॉट कॉस थीटा जे कैप माइनस का वी नॉट साइन थीटा आई कैप। तो इनिशियल वेलोसिटी जो है दैट इज वी नॉट जे कैप, फाइनल वेलोसिटी जो है माइनस का वी नॉट साइन थीटा आई कैप प्लस का वी नॉट कॉस थीटा जे कैप। ठीक है, तो चेंज इन वेलोसिटी क्या आ जाएगा बच्चों, फाइनल वेलोसिटी माइनस का इनिशियल वेलोसिटी। वैसे वेक्टर से भी कर सकते थे आप इसको ना, वेक्टर से और आसानी से हो जाएगा, उससे भी बताऊंगा मैं। अल्टीमेटली मेरे को तो मैं स्टार्टिंग में ही सबका रिवीजन करवा देना है सारी चीजों का ना। फाइनल वेलोसिटी माइनस का इनिशियल वेलोसिटी, दिस माइनस का दिस, तो ये आ जाएगा माइनस का वी नॉट साइन थीटा आई कैप प्लस का वी नॉट कॉस थीटा माइनस का वी नॉट जे कैप। अभी एक बहुत इंटरेस्टिंग रिजल्ट आएगा यहां से। फाइनल वेलोसिटी वेक्टर माइनस का इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर जो आ जाता है बच्चों हमारे पास, वो हमारे पास ये आ गया है ना, ये आ गया। अगर तुम इसका मैग्नीट्यूड देखो तो बच्चों ये अगेन 2b नॉट साइन थीटा डिवाइडेड बाई 2 के बराबर ही आ जाएगा। तो मैग्नीट्यूड करके देख लेना कैलकुलेट इसका, विल गेट द सेम रिजल्ट। मतलब ये हुआ कि अगर कोई पार्टिकल थीटा एंगल रोटेट कर गया है, उसकी जैसे डायरेक्शन ऐसे थी, अब वो थीटा एंगल रोटेट कर गया है, तो उसकी वेलोसिटी में जो चेंज आएगा वो 2b नॉट साइन थीटा बाई 2 के बराबर आएगा। उसका जो डिस्प्लेसमेंट आएगा सर्कुलर पाथ पे वो 2r साइन थीटा नॉट बाई 2 के बराबर आएगा। तो काफी हद तक बच्चों हम इस फॉर्मूले को दिमाग में रख सकते हैं, डायरेक्ट करने के लिए इतना कैलकुलेशन ना करनी पड़े हमें। अरे हम इसको यूज कर लिया करेंगे ना डायरेक्ट, जब हमें पता है कि जब चेंज इन वेलोसिटी पता करें तो वो 2b नॉट साइन थीटा बाई 2 के बराबर आ रही है, डिस्प्लेसमेंट 2r साइन थीटा नॉट बाई 2 के बराबर आ रहा था। तो मैं तो भाई इसको कहूंगा कि इसको दिमाग में रखना चाहिए, ज्यादा अच्छा रहता है। मैं तो भाई कई बार डायरेक्ट सॉल्व कर देता हूँ। किसी ने बोला एक पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा था, वो 90 डिग्री चला गया, 60 डिग्री चला गया, मेरे को फॉर्मूला याद होता है। तो डिस्प्लेसमेंट पूछा है तो 2r साइन थीटा नॉट बाई 2, चेंज इन वेलोसिटी पूछा है तो 2b साइन थीटा नॉट बाई 2, काम खत्म। ठीक है भाई, समझ में आया। खैर ये हो गया बच्चों हमारे पास ऐसे। अगर मुझे इसका मैग्नीट्यूड पूछा होगा, एवरेज एक्सेलरेशन का ओनली मैग्नीट्यूड पूछा होता, तो मैं लिखा दूंगा इसको 2b नॉट साइन थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई आर थीटा डिवाइड बाई वी नॉट के बराबर। अरे टाइम तो नीचे वाला टाइम हो गया ना ये, इसको बच्चों डिवाइड कर दो तो ये हो जाएगा 2b नॉट का स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई आर थीटा। ये आ गया बच्चों हमारे पास एवरेज एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन बच्चों हमारे पास इतना आ गया। अब अगर आप इसको जो एवरेज एक्सेलरेशन आया ना बच्चों, फोर्थ पार्ट क्या था कि जो एवरेज एक्सेलरेशन आया 2b नॉट का स्क्वायर साइन थीटा डिवाइडेड बाई 2 इंटू आर इंटू थीटा। अगर थीटा बच्चों छोटा हो, स्मॉल हो, तो एवरेज एक्सेलरेशन जो होता है ना वही बन जाता है ए इंस्टेंटेनियस। और थीटा अगर छोटा होता है ना बच्चों तो साइन थीटा बाई 2 जो है ना वो थीटा बाई 2 के बराबर बन जाता है। 2 से 2 कट जाएगा, थीटा से थीटा कट जाएगा, ये आ जाता है वी नॉट का स्क्वायर डिवाइड बाई आर के बराबर। तो जो सर्कुलर मोशन में ये जो एक्सेलरेशन आया ना बच्चों, ये अगर तुम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखोगे ना, एवरेज एक्सेलरेशन को वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो माइनस का क्या आया था, ये माइनस का वी नॉट साइन थीटा, माइनस का वी नॉट साइन थीटा डिवाइडेड बाई टाइम से डिवाइड कर दो ना तो आर थीटा डिवाइड बाई वी नॉट, और क्या था प्लस, ये था आई कैप
प्लस का वी नॉट माइनस का वी नॉट कॉस थीटा, सॉरी उल्टा था शायद ना, वी नॉट कॉस थीटा माइनस का वी नॉट जे कैप डिवाइडेड बाई आर थीटा डिवाइड बाई वी नॉट। अब ध्यान से सुनना, अगर थीटा स्मॉल है, ठीक है ना, अगर थीटा स्मॉल है तो ये तो बन जाएगा थीटा, लेकिन ये बन जाएगा 0। तो जो एवरेज एक्सेलरेशन जो कि इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कहलाएगा, और बच्चों ये आ जाएगा तुम्हारे पास माइनस का वी नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर आई कैप के बराबर। इसका मतलब क्या हुआ, आप तो सारे ड्रॉपर हो, तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इस जगह पे माइनस का आई कैप डायरेक्शन में आ रहा है, और कितना आ रहा है, वी नॉट का स्क्वायर डिवाइड बाई आर के बराबर, जिसको हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोलते हैं। बिकॉज दिस पार्टिकल इज परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वो होती है जिसमें स्पीड कांस्टेंट रहे, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं, वेलोसिटी की तो डायरेक्शन चेंज हो रही है, स्पीड कांस्टेंट रहे। तो स्पीड कांस्टेंट रहने का मतलब है कि एक्सेलरेशन जो है स्पीड की डायरेक्शन में तो होगा ही नहीं, क्योंकि स्पीड कांस्टेंट है। तो एक्सेलरेशन किधर होगा, परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगा तो वो क्या करेगा, सिर्फ डायरेक्शन चेंज करेगा। इसीलिए इस सर्कुलर मोशन में पार्टिकल की डायरेक्शन चेंज होती है, लेकिन उसकी स्पीड चेंज नहीं हो रही, बिकॉज एक्सेलरेशन पूरा टाइम, किसी भी इंस्टेंट में जाके देख लेना बच्चों, इट विल बी परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आई बच्चों? क्योंकि दिस इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ द काइनेमेटिक्स, दिस इज द राइट टाइम वेयर आई एक्सप्लेन दिस कॉन्सेप्ट। तो ये जो एक्सेलरेशन आया ना बच्चों, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इसको बोलते हैं। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के केस में किसी इंस्टेंट में जो एक्सेलरेशन होता है वो ऐसे होता है। एवरेज एक्सेलरेशन इज अ डिफरेंट थिंग। एवरेज और इंस्टेंटेनियस बराबर होते हैं जब टाइम इंटरवल बच्चों बहुत छोटा हो जाए। तो टाइम इंटरवल जब बहुत छोटा होता है ना, तो एवरेज एक्सेलरेशन और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन बराबर होते हैं। अदरवाइज ये बराबर हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते। ये बराबर अगली बार बच्चों बराबर तभी होंगे जब एक्सेलरेशन पूरा टाइम यूनिफॉर्म हो। अगर एक्सेलरेशन पूरा टाइम यूनिफॉर्म होता है ना बच्चों, तो एवरेज एक्सेलरेशन और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन पूरा टाइम बराबर रहते हैं। अरे जैसे अब ये कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, कोई 5 मीटर पर सेकंड की कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, कितना भी चला लो उसकी एवरेज स्पीड कांस्टेंट ही आएगी। एवरेज स्पीड हर जगह 5 के बराबर ही आएगी, है ना। तो ये वाली बात आप लोगों को बच्चों समझ में आई या नहीं आई? ये पूरा का पूरा कहानी जो है समझ में आया नहीं आया? ये एक क्वेश्चन बच्चों पूरी काइनेमेटिक्स आपको एक्सप्लेन कर देता है। तुम सोचो ना यार, अभी तक हम लोगों ने 3 दिन में कहां तक पहुंचे। फिजिक्स में पढ़ने को कितना अच्छी चीजें हैं, कितना मस्त मस्त कॉन्सेप्ट है बच्चों पढ़ने के लिए ना। कौन सा वाला, ये वाला कहां से लिखा? ये तो वो जो चेंज इन वेलोसिटी मैंने यहाँ पे डेराइव किया ना, ये देखो, ये जो डेराइव किया है ना वेक्टर फॉर्म में जो डेराइव किया था, इसको बस टाइम से डिवाइड कर दिया है। तो यहाँ पे देखो, इसको टाइम से डिवाइड कर दिया आर थीटा डिवाइड बाई वी नॉट, इसको भी टाइम से डिवाइड कर दिया आर थीटा डिवाइड बाई वी नॉट। मुझे पता है कि थीटा बहुत छोटा है, तो वी नॉट कॉस थीटा जो है करीब करीब वी नॉट के बराबर ही हो जाएगा, दोनों का डिफरेंस 0 हो जाएगा। ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, ये बचेगा, क्योंकि थीटा छोटा है तो साइन थीटा थीटा के बराबर हो जाएगा, थीटा से थीटा कट जाएगा, वी नॉट ऊपर चला जाएगा, माइनस का वी नॉट स्क्वायर डिवाइड बाई आर, ये आ जाएगा। मतलब टी इक्वल टू 0 पे जो एक्सेलरेशन है वो माइनस का आई कैप डायरेक्शन में। इससे हमें ये पता लग रहा है कि जो t इक्वल टू 0 है ना, यहां पे जब ये ऐसे जा रहा है, एक्सेलरेशन यहां पे इधर है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, और उसका मैग्नीट्यूड वी नॉट का स्क्वायर डिवाइड बाई आर के बराबर आ रहा है। सो दिस इज काइंड ऑफ डेरिवेशन ऑफ द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक है, यहां पे जो एक्सेलरेशन आ रहा है वो वी नॉट का स्क्वायर डिवाइड बाई आर के बराबर आ जाएगा। ये वाली बात समझ में आई या नहीं आई आप लोगों को? ये वाली, हाँ। एवरेज एक्सेलरेशन बच्चों, एवरेज एक्सेलरेशन की डायरेक्शन बड़ी अजीब सी आएगी। एवरेज एक्सेलरेशन जो है ना अलग डायरेक्शन में आएगा। एवरेज एक्सेलरेशन किधर आएगा? एवरेज एक्सेलरेशन बच्चों, एवरेज एक्सेलरेशन जो होता है ना, ये डेल्टा वी वेक्टर डिवाइड बाई डेल्टा टी होता है। तो ये तो बच्चों डेल्टा वी वेक्टर की डायरेक्शन में आएगा ना। अच्छा, डेल्टा वी वेक्टर होता है मतलब फाइनल वेलोसिटी वेक्टर माइनस का इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर। तो फाइनल वेलोसिटी वेक्टर किधर था बच्चों? इधर की तरफ। इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर किधर था? ऊपर, उसका माइनस। तो माइनस करोगे तो कुछ नीचे की तरफ आएगा ना ऐसे।
यहां पे आ गया, इन दोनों का रिजल्टेंट ये है डेल्टा वी वेक्टर। ठीक है, ये माइनस का वी इनिशियल वेक्टर है, ये वी फाइनल वेक्टर है, ये डेल्टा वी वेक्टर। तो नेट एक्सेलरेशन ना बच्चों, जब ये यहां से यहां पहुंच जाएगा ना, इधर की तरफ आ रहा होगा। आप इसको ऐसे भी पता कर सकते थे, इससे भी। ठीक है, इस डेल्टा वी को आप यहां से भी कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे कैलकुलेट किया मैंने ये? अरे वेक्टर आता है ना तुम्हें, हाँ भाई, मुझे डेल्टा वी वेक्टर पता करना है, तो क्या होगा, वी फाइनल वेक्टर माइनस का वी इनिशियल वेक्टर होगा या नहीं होगा? इतना तो सबको आता है। अब ये जो इनिशियल वेक्टर है वो था ऐसा, और फाइनल वेक्टर हो गया बच्चों ऐसा। ये इनिशियल वेक्टर है, ये फाइनल वेक्टर है। फाइनल वाला वेक्टर बच्चों इधर से थीटा एंगल पे है, तो वी फाइनल माइनस का दिस, तुम्हें पता होगा कि इसको हम ऐसे लिख देते हैं, वी फाइनल वेक्टर प्लस का माइनस वी इनिशियल वेक्टर। तो वी फाइनल वेक्टर जो है उसमें हम जो है, ये जो वी फाइनल वेक्टर है इसमें हम वी इनिशियल वेक्टर को ऐड कर देंगे। अच्छी बात यह कि स्पीड दोनों की सेम है दोनों टाइम, तो ये हो गया वी फाइनल वेक्टर, ये हो गया माइनस का वी इनिशियल वेक्टर, क्योंकि वी इनिशियल वेक्टर ऊपर था तो माइनस का वी इनिशियल नीचे की तरफ होगा। तो ये होगा बच्चों डेल्टा वी वेक्टर, और इन दोनों का सम डेल्टा वी वेक्टर। अब सुनना, अगर तुम यहां पे वर्टिकल लाइन ड्रॉ करो ना बच्चों, तो वह फाइनल वेक्टर वर्टिकल लाइन के साथ थीटा एंगल पे था, तो ये एंगल थीटा के बराबर होगा या नहीं होगा? यस। इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड बराबर है। इसका मैग्नीट्यूड कितना है? वी नॉट के बराबर। इसका मैग्नीट्यूड कितना है? वी नॉट के बराबर। तो अगर तुम यहां से एक परपेंडिकुलर डालो, तो क्या तुम्हें ये समझ में आ रहा है कि ये वी नॉट साइन थीटा बाई 2 होगा, और ये भी वी नॉट साइन थीटा बाई 2 होगा। इसलिए डेल्टा वी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड आया है ना, 2 वी नॉट साइन थीटा बाई 2 के बराबर आया है। ठीक है भाई, ये समझ में आया यार? ये बेसिक्स हैं बच्चों, ये बहुत जरूरी है आप लोगों को ना, इस वेक्टर्स की इस लेवल की नॉलेज बहुत जरूरी है, नहीं तो रिलेटिव में प्रॉब्लम आएगी। तो मुझे ये जरूरी था इसको ना एक बार एक्सप्लेन करना, नहीं तो मैं पढ़ाना तो मुझे मोशन विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, समझ रहे हो? लेकिन इस वाले पार्ट को दोबारा देखना, इस वाले पार्ट को खुद से जरूर करना। देखो भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट पार्ट है बच्चों, ये जो मैंने तुम्हें बताया। कल जो मैंने तुम्हें बताया था कि जब भी एक्सेलरेशन और वेलोसिटी एक ही डायरेक्शन में होते हैं, एक ही लाइन में होते हैं, स्पीड चेंज होती है, ठीक है ना? स्पीड चेंज होना, डायरेक्शन चेंज होना, वो वाली सारी चीजें अगर सीख लोगे ना, तब जाके तुम अपनी जेई एडवांस में बहुत अच्छी रैंक एक्सपेक्ट कर सकते हो। यहां तक बच्चों क्लियर हो गया? चलो, तो इस क्वेश्चन को क्लोज करते हैं ना, ये ज्यादा टाइम खा रहा है हमारा। अब यार मेरे को मोशन विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन पढ़ाना है तुम लोगों को ना, कोई ना एक लेक्चर एक्स्ट्रा लगाऊंगा, और क्या है, और पढ़ाऊंगा वैसे ही जैसे मैं तुम्हें पढ़ाना चाहता हूं, ठीक है? चलो, a particle moving along the x-axis along the x-axis has acceleration given as a is equal to t माइनस का 2t माइनस का 1, ठीक है? इट्स इनिशियल वेलोसिटी, या एक्सेलरेशन लिख लेते हैं, फाइंड दी एवरेज, फाइंड द एवरेज एक्सेलरेशन
फाइंड द एवरेज एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल फॉर टाइम इंटरवल t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 4 सेकेंड। ठीक है बच्चों, t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 4 सेकेंड के लिए आपको इसका एवरेज एक्सेलरेशन बताना है। t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 4 सेकेंड के लिए एवरेज एक्सेलरेशन बताना है। एवरेज एक्सेलरेशन पे जो भी तुमसे पूछा जा सकता है ना बच्चों, ऑलमोस्ट अब हमारा कवर होने वाला है। इसके बाद एक और क्वेश्चन, उसके बाद अपन मूव कर जाएंगे बच्चों मोशन विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन पे, और वो मोशन अंडर द ग्रेविटी ऑफ द अर्थ पे। ठीक है, सिलेबस को भी हमें आगे बढ़ाते रहना है, पूरी कहीं पे भी स्लो नहीं होने देना है बच्चों। कुछ नहीं, छोड़ो, बाद में बात करेंगे इसके बारे में। आप सारे के सारे लोग जल्दी से मूव कर जाइए बच्चों मेरी नई वाली ऐप पे, मतलब बहुत ही जल्दी क्लासेस वहां से होने वाली हैं। ये लास्ट कॉल है आज। मैं जो बच्चे मेरी नई वाली ऐप को, जो प्रेपजीत ऐप है जिस पर 500 प्लस डाउनलोड है, ठीक है, उस ऐप पे जो मूव कर जाएंगे उन बच्चों को मैं ऐड करवा दूंगा मेरे कोर्सेज में, क्योंकि कोर्सेज बच्चों अब उसी प्लेटफॉर्म पे हुआ करेंगे, उस नई वाली ऐप पे हुआ करेंगे आगे से। मैं जस्ट जो माइग्रेशन है बच्चों वो चल रहा है, कंटेंट वगैरह का बहुत ही जल्दी ये कंप्लीट हो जाएगा, और आप लोगों को भी बच्चों वहीं पे सारे के सारे कोर्सेज अटेंड करने हैं। तो इस ऐप को हम छोड़ेंगे बच्चों, दूसरी वाली ऐप पे हम मूव करेंगे। तो नए ऐप पे कोर्स वापस परचेस करने को दिखा रहा है, कल डाउनलोड किया था मैंने, उस पर वो कोर्स परचेस करने को दिखाता रहेगा, क्योंकि अभी आप लोगों को कोर्स में ऐड नहीं किया गया है। एक्चुअली मेरे को ये बोला गया कि जैसे ही सारे बच्चे वहां पे माइग्रेट कर जाएंगे तो उनको वो एक साथ ऐड करेंगे। ठीक है, आज शाम को या कल आप ऐड हो जाओगे, जो जो बच्चे मूव कर चुके हैं उनके, मतलब इसलिए मैं चाहता हूं कि आप सारे के सारे एक बार मूव कर जाओ तो मैं एडिशन करवाऊं। ठीक है, तो अभी आप ऐड ही नहीं हुए हो, ठीक है, आप अपने सेम नंबर से कर लो, जैसे मैं उनको लिस्ट दूंगा आप ऐड होगे, और फिर उसके बाद आप लोग जो है आराम से देख पाओगे क्लासेस को ना। आया बच्चों इसका आंसर? चलिए बच्चों करते हैं इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व। बच्चों एवरेज एक्सेलरेशन होता क्या है? डेल्टा वी डिवाइड बाई डेल्टा टी के बराबर। और डेल्टा वी क्या होता है बच्चों? इंटीग्रेशन ऑफ ए डी टी के बराबर, मतलब ये इंटीग्रेशन ऑफ ए डी टी डिवाइड बाई डेल्टा टी के बराबर हो जाएगा, काम खत्म। तो डेल्टा वी पता कर लेते हैं बच्चों, चेंज इन वेलोसिटी वो आएगा तुम्हारे पास 2t माइनस का 1 इंटू डी टी के बराबर, 0 से लेकर 4 तक इंटीग्रेट कर दो तो टी स्क्वायर माइनस का टी, 0 से 4, 16 माइनस का 4, 12 के बराबर आ गया। ठीक है, तो एवरेज एक्सेलरेशन आ जाएगा बच्चों तुम्हारे पास 12 डिवाइडेड बाई 4, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर। आया भाई समझ में? ऐसे करके बच्चों ये वाला आंसर आ जाएगा। हाँ, वेब वालों का ही बस उसी की वजह से सारा डिले हो रहा है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, वो तो आप कोर्स में ऐड हो गए तो आप वेब पे देख रहे हो या ऐप पे देख रहे हो वो मैटर नहीं करता। ठीक है, अभी वैसे वेब का ऑप्शन अभी भी है, लेकिन मैं चाहता था कि वो प्रेपजीत वाला जब चालू हो जाए तभी मैं आप लोगों को स्टार्ट करवाऊं। ठीक है, नहीं 7 नहीं आएगा, ये आएगा आंसर 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है बच्चों, रुको, ये नहीं करना अभी आपको। अभी तो मैंने पढ़ाना है, ये तो बाद की बात है, ये वाला क्वेश्चन है। अभी स्लाइड कम पड़ गई आज का, प्लान के अकॉर्डिंग जैसे चल रहे थे ना। चलो चलो बच्चों, फिर अब आगे बढ़ते हैं अपन ना, मोशन विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन पे जाते हैं। एवरेज एक्सेलरेशन वगैरह के सारे केसेस कर लिए हम लोगों ने ना।
मोशन विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्या होता है बच्चों मोशन विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में? तो मोशन विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बच्चों, अब हमारा आज का टॉपिक अब जाके स्टार्ट हुआ है, ठीक है, 45 मिनट बाद आधी क्लास निकल चुकी है। देखो बच्चों, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का पहले मतलब समझो। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेंगी। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन आर कांस्टेंट। और डज नॉट चेंज। ये वाली बात समझ में आई बच्चों? तो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन बच्चों कांस्टेंट रहनी चाहिए और या फिर चेंज नहीं होनी चाहिए। तो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द एक्सेलरेशन डज नॉट चेंज और रिमेन कांस्टेंट। क्या हो गया? फिजिक्स आपसे ही फिजिक्स पढ़ना है हम। नहीं आया समझ में मतलब क्या? ये वाला ठीक है। तो मोशन विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बच्चों, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में ही होगा। अच्छा एक चीज और समझना बच्चों, रेक्टिलिनियर मोशन में खास बात होती है क्या? रेक्टिलिनियर मोशन में ओनली टू डायरेक्शंस आर देयर। तो बच्चों यहां पे क्या होंगी बच्चों? अनगेट मतलब जो सेंटर है कितना दूर है मेरे घर से? 500 मीटर। ओनली टू डायरेक्शन ऑफ मोशन आर देयर। मान लीजिए बच्चों एक पार्टिकल जो है ना, सपोज करो ऐसे मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में ना, इधर मूव कर रहा है या इधर की तरफ जा रहा है, ठीक है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो बच्चों आप क्या करोगे, एक डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लोगे, एक को मान लोगे बच्चों नेगेटिव। तुम्हें पता है कि वेलोसिटी क्या होती है? वेक्टर होती है। तो तुमने देखा होगा कि हम जब रेक्टिलिनियर मोशन के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं तो हम ऊपर एरो नहीं लगाते। एरो न लगाने के पीछे बच्चों पता है कारण क्या होता है? मान लीजिए कि कोई पार्टिकल है जो कि ऐसे जा रहा है 4 मीटर पर सेकंड से और पीछे की तरफ लिखा हुआ है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका पता है मतलब क्या हुआ कि इस पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में है 4 मीटर पर सेकंड और एक्सेलरेशन जो है वो माइनस का 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो ये माइनस और प्लस यहां पे डायरेक्शन का काम कर देते हैं, इसलिए हमें एरो लगाने की जरूरत बच्चों नहीं पड़ती इन केस ऑफ रेक्टिलिनियर मोशन। ठीक है भाई, ये वाली बात समझ में आई? तो एक्सेलरेशन जो होता है ना बच्चों, उससे उसकी डायरेक्शन पता लगती है बच्चों। एक्सेलरेशन या वेलोसिटी की डायरेक्शन पता लगती है इस प्लस और माइनस से। अब आप कहोगे सर कौन सी डायरेक्शन पॉजिटिव मानेंगे, कौन सी डायरेक्शन हम नेगेटिव मानेंगे, ये कैसे पता चलेगा? बच्चों देखो, अगर किसी ने दे दिया तुम्हें कि एक पार्टिकल है एक्स डायरेक्शन में जा रहा है 4 मीटर पर सेकंड से, तो पता मतलब पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन को ही पॉजिटिव मानोगे। लेकिन तुम्हें बस ऐसे ही बोल दिया कि एक कार है रोड पे जा रही थी, उसकी स्पीड मान लो 4 मीटर पर सेकंड थी और उसका रिटार्डेशन हो रहा था 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, जैसे ये वाला केस हो गया। तो अब तुम फ्री हो, तुम इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मानो, तुम इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मानो, ठीक है। सो एक्स और वाई मेंशन कर दे तब तो बच्चों तुम्हें उसके हिसाब से चलना है। अदरवाइज नॉर्मल केस है, यू कंसीडर एनी डायरेक्शन पॉजिटिव और दूसरी डायरेक्शन अपने आप नेगेटिव हो जाएगी। अच्छा, जैसे अगर वर्टिकल प्रोजेक्शन वगैरह होते हैं बच्चों ना, ऐसे मोशन हो रहा है, किसी चीज को तुमने ऊपर की तरफ फेंका
तो जैसे बच्चों आपने एक पार्टिकल को ऐसे फेंका, उसकी 10 मीटर पर सेकंड से ना फेंका, या एक काम करते हैं इसको 5 मीटर पर सेकंड कर देते हैं, ठीक है, ऐसे फेंका। तो इसमें बच्चों जनरली हम ऊपर वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव मानते हैं, नीचे वाली को नेगेटिव मानते हैं, लेकिन ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। तो बच्चों तुम्हें ये पता है कि जब भी किसी चीज को तुम ऊपर फेंकते हो, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट बच्चों हवा में, अब सुनना ध्यान से इस चीज को, बहुत सारे बच्चे तो रट लेते हैं कि ग्रेविटी जी लग रहा होगा उस पर, नहीं ऐसा नहीं होता भाई, सुन लो इसको, इस चीज को, एक मिसकंसेप्शन को दूर कर लो। जब भी कोई ऑब्जेक्ट हवा में होता है तो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर ओनली एक ही फोर्स लग रहा होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर हम बात बाकी एयर रेजिस्टेंस वगैरह इन सबको इग्नोर कर दें, तो कोई भी ऑब्जेक्ट फ्री है एयर में, चाहे वो गिर रहा है चाहे वो ऊपर जा रहा है, वो हवा में, तो उस पर अगर ड्रैग वगैरह को कंसीडर करने के लिए मना कर दिया है, कुछ नहीं दे रखा उनके बारे में, तो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक ही फोर्स लग रहा होता है और वो होता है mg डाउनवर्ड। अब इस फोर्स की वजह से उसका एक्सेलरेशन आ जाता है g डाउनवर्ड। ये वाली बात क्लियर हुई या नहीं हुई भाई आप लोगों को? तो कोई भी ऑब्जेक्ट जब हवा में होता है और अगर उस पर कोई mg के अलावा कोई और फोर्स नहीं लग रहा है, तो उसका एक्सेलरेशन g आता है डाउनवर्ड, चाहे वो ऊपर जाए चाहे वो नीचे जाए, है ना। एक्सेलरेशन नीचे की तरफ ही होगा क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ लग रहा होता है। तो इसका अगर मैं इस वाले की अगर मैंने कहा कि मैंने ऊपर वाली डायरेक्शन पॉजिटिव मान ली और नीचे वाली डायरेक्शन मैंने नेगेटिव मान ली, तो बच्चों इसकी वेलोसिटी क्या लिखूंगा? तो वेलोसिटी लिखूंगा 5 मीटर पर सेकंड, ठीक है। एक्सेलरेशन क्या लिखूंगा? -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जी की वैल्यू यही होती है बच्चों। तुम समझ रहे हो कैसे करते हैं हम इस टाइप के क्वेश्चंस को? या फिर बच्चों मान लो कोई किसी ने इंक्लाइन के अलोंग वाला कोई केस दे दिया, एक पार्टिकल इंक्लाइन के अलोंग मूव कर रहा है, ठीक है। सो दिस पार्टिकल इज मूविंग डाउनवर्ड और कुछ ऐसे मूव कर रहा है, ये एंगल थीटा के बराबर है और ये स्मूथ सरफेस है, कोई फ्रिक्शन वगैरह नहीं है बच्चों ना यहाँ पे। तो इस पे नीचे की तरफ mg साइन थीटा लग रहा होगा, तो इसका एक्सेलरेशन बच्चों g साइन थीटा के बराबर होगा और मान लो इसकी वेलोसिटी v नॉट के बराबर है। तुमने ऊपर वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लिया, नीचे वाली को तुमने नेगेटिव मान लिया, तो पता है वेलोसिटी क्या लिखोगे? तो माइनस का v नॉट, एक्सेलरेशन क्या लिखोगे? माइनस का g साइन थीटा। ठीक है बच्चों, ये डायरेक्शन वाली कहानी समझ में आई आप लोगों को या नहीं आई? आप अपनी मर्जी से एक डायरेक्शन को पॉजिटिव और दूसरी डायरेक्शन को नेगेटिव मानते हो और उसके हिसाब से सारी की सारी बातें हम यहाँ पे कर रहे होते हैं, ठीक है। मेरा भी फिजिक्स खराब था पहले, अब थोड़ा लाइन पे आया है, अभी आएगा, ठीक है। क्या ये बात आप लोगों को बच्चों पूरी की पूरी कहानी समझ में आई या नहीं आई? एक्सेलरेशन वेलोसिटी वाली कहानी पूरी के पूरी बच्चे समझ में आ गई? मोशन विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वाली कहानी बच्चों, ये वाली अभी तो मोशन विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में तो गई ही नहीं है। तो बच्चों तुम लोगों ने देखा होगा कि यहाँ पे हम एरो नहीं लगाते, हम प्लस या माइनस के साथ वैल्यूज रखते हैं, क्योंकि दो ही डायरेक्शन हो सकती है रेक्टिलिनियर मोशन में, ठीक है। उनमें से एक पॉजिटिव होती है दूसरी नेगेटिव होती है, हम वैल्यूज ढंग से पुट करना बस हमें सीख जाना है, ठीक है। अब बढ़ते हैं बच्चों आगे। तो हम बात कर रहे हैं जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, किसके बराबर है? ए, और ये यूनिफॉर्म है पूरा टाइम ना, मोशन के दौरान बच्चों एक्सेलरेशन चेंज नहीं हो रहा है। अब ध्यान से सुनना कि इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे बनाते हैं हम लोग ना। अच्छा, ये ऊपर वाला लिखने की जरूरत नहीं थी ना। तो इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, सो इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है। सो इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन जो होती है ना बच्चे, उसके लिए इक्वेशन ऑफ मोशन क्या आती है, इनके बारे में अब हम एक एक करके बात कर लेते हैं। पहली इक्वेशन आती है बच्चों वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। किसी टाइम पे क्या वेलोसिटी होगी कैसे पता लगाएंगे? तो हमें पता है कि dv/dt जो होता है वो एक्सेलरेशन होता है,
जब हमें एक्सेलरेशन गिवन है, ए गिवन है, आपको वेलोसिटी पता करनी है, तो तुम्हें पता है कि जब एक्सेलरेशन गिवन होता है तो उससे वेलोसिटी पता करने के लिए क्या करना पड़ता है बच्चों? इंटीग्रेशन। अगर वेलोसिटी गिवन होती है और एक्सेलरेशन पता करना होता है तो क्या करना होता है बच्चों? डिफरेंशिएशन। वेलोसिटी से एक्सेलरेशन डिफरेंशिएशन से आएगा, एक्सेलरेशन से वेलोसिटी इंटीग्रेशन से आएगी। तो मैंने यहां पे इसको लिख लिया, dv इज इक्वल टू ए डी टी का इंटीग्रेशन, t इक्वल टू 0 पे जो वेलोसिटी है इसे बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी, और किसी भी टाइम पे जो वेलोसिटी है उसको बोलते हैं वेलोसिटी। तो v माइनस का u, और a कांस्टेंट है इसलिए आ जाएगा बाहर, अगर कांस्टेंट नहीं होगा तो यहां पे इंटीग्रेशन करना पड़ेगा तुम्हें। तो v की वैल्यू आ जाती है बच्चों v इक्वल टू u प्लस का at के बराबर। ये होता है बच्चों फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। u बच्चों यहां पे इनिशियल वेलोसिटी है, ठीक है भाई। u बच्चों यहां पे इनिशियल वेलोसिटी है, एक इक्वेशन बन गई। दूसरी इक्वेशन, मुझे डिस्प्लेसमेंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम चाहिए। इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, एक्सेलरेशन गिवन है। आपको बता दिया किसी ने कि पार्टिकल इस टाइम पे इनिशियली इतनी वेलोसिटी थी, एक्सेलरेशन उसका इतना था। आप तो मुझे डिस्प्लेसमेंट बताओ किसी भी टाइम पे क्या होगा। तो ये वेलोसिटी का जो फॉर्मूला आया है इसको मैं लिख दूंगा डी एस डिवाइडेड बाई डी टी, तो यू डी टी प्लस का ए टी डी टी, इसको कर देंगे इंटीग्रेट। यहां से आएगा बच्चों डिस्प्लेसमेंट, और ये u बाहर आ जाएगा, u इंटू टी प्लस का हाफ a इंटू टी का स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट को लिखते हैं बच्चों फाइनल एक्स कोऑर्डिनेट माइनस का इनिशियल एक्स कोऑर्डिनेट, और ये यू टी प्लस का हाफ a इंटू टी स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। तो एक्स कोऑर्डिनेट किसी भी टाइम पे जो आता है ना बच्चों, वो यू टी प्लस का हाफ ए टी स्क्वायर प्लस का एक्स इनिशियल। ये ध्यान रखना, डिस्प्लेसमेंट और पोजीशन का सेम फॉर्मूला नहीं आता। हाँ, ये सेम हो जाएगा अगर इनिशियल पोजीशन 0 है, अगर पार्टिकल ओरिजिन पे था तो x और s का सेम फॉर्मूला बन जाएगा। ध्यान रखना बच्चों इस चीज का, इस चीज पे बहुत लोग ध्यान नहीं देते। ये दोनों फॉर्मूले सेम हो जाएंगे अगर इनिशियल x कोऑर्डिनेट 0 है, तो अगर ओरिजिन से ही पार्टिकल स्टार्ट कर रहा है तो। लिख लो भाई, ये 3 फॉर्मूले आ गए हमारे पास ना, मतलब बेसिकली 2 ही आए अभी, तो 2 इक्वेशन हुई है कंप्लीट। इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड। अच्छा, अगर एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म नहीं होगा तो क्या होगा? अगर एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म नहीं होगा तो ये इक्वेशन तो मैं नहीं लगाऊंगा, यहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट करूंगा, जो भी फंक्शन दे रखा होगा उसको पुट करके मैं वेलोसिटी पता करूंगा, फिर वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट पता करूंगा। डन बच्चों। तो ये इक्वेशन कब लगानी है? जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट दे रखा हो। आगे बढ़ते हैं, थर्ड इक्वेशन। एक और बच्चों फॉर्मूला होता है एक्सेलरेशन का, वी डीवी डिवाइड बाई डी एक्स। ये भी तो एक्सेलरेशन होता है। अगर तुमने वी डीवी को एक तरफ कर लिया, ए डी एक्स को एक तरफ कर लिया, इसको इंटीग्रेट कर दिया, ये एक्स इनिशियल, एक्स फाइनल, इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल वेलोसिटी v, v स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 माइनस का u स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू a x फाइनल माइनस का x इनिशियल। फाइनल x कोऑर्डिनेट माइनस का इनिशियल x कोऑर्डिनेट होता है डिस्प्लेसमेंट, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस का 2a इंटू s। ये होता है बच्चों तीसरा फॉर्मूला, तीसरी इक्वेशन ऑफ मोशन, बट दे ऑल आर एप्लीकेबल ओनली इफ द एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, यूनिफॉर्म। एक्स इनिशियल हो गया ऑब्जेक्ट की पोजीशन का इनिशियल कोऑर्डिनेट, यस इनिशियल एक्स कोऑर्डिनेट, ठीक है, इनिशियल एक्स कोऑर्डिनेट पुट करना होता है। वैसे ये बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन मैं इसको बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करके चलता हूं। ऐसा हो सकता है ना कई बार एक्स कोऑर्डिनेट्स की टर्म में ही दे दिया सारी चीजें, तो फिर बच्चा वहां पे अटक जाएगा। वी टॉक अबाउट दैट, वी विल सॉल्व सम क्वेश्चंस ऑन दिस पार्ट आल्सो ना।
लिख ली भाई, तीनों इक्वेशन हो गई। अब ये तीन तो बच्चों मेन इक्वेशन होती हैं, कुछ इक्वेशंस बच्चों और बना दी गई हैं इसके साथ ना, फोर्थ फॉर्मूला और बना दिया गया ना, दिस फॉर्मूला इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। अब अगर तुमसे कोई कहे कि एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, तो तुम्हें पता होगा कि एवरेज वेलोसिटी एस डिवाइडेड बाई टी के बराबर होती है, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई टाइम के बराबर होगी या नहीं होगी। एवरेज वेलोसिटी अगर डिस्प्लेसमेंट यूटी प्लस का हाफ एटी स्क्वायर दे रखा है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला तो यही होता है इस केस में, एक्सेलरेशन जब कांस्टेंट होता है, पता है एवरेज वेलोसिटी जो है ना बच्चों, वो आ जाती है तुम्हारे पास u प्लस का 80 डिवाइड बाई 2 के बराबर। एवरेज वेलोसिटी को लिख देते हैं फिर हम इसको 2u प्लस का 80 डिवाइडेड बाई 2, इसको लिख दिया जाता है बच्चों u प्लस का 80 डिवाइड बाई 2। अगर तुम देखो ना तो u प्लस का 80 किसी भी टाइम पे वेलोसिटी है, तो जो एवरेज वेलोसिटी होती है ना बच्चों, जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है, तो वो u प्लस का v डिवाइड बाई 2 के बराबर होती है। ध्यान रखना कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन के केस में ही ऐसा होता है, हर बार नहीं होता। ये शायद आप लोगों में से काफी लोगों को पहले ना पता हो, लेकिन दिस फॉर्मूला इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन मैकेनिकल वेव। वहां पर मैं तुम्हें कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा जब ये फॉर्मूला बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होता है। ठीक है, डन 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 डन। अभी मेरे को याद दिलाना बच्चे, क्वेश्चन करवाऊंगा मैं तुम्हें, v इक्वल टू रूट के अंदर ए एक्स प्लस का b, ऐसा कुछ क्वेश्चन करवाऊंगा। ठीक है, पहले मैं सारे फॉर्मूलाज लिख लेता हूं। एक और होता है बच्चों, चौथा फॉर्मूला, पांचवा, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड। तो डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड, this is also a very important concept. Displacement in nth सेकेंड। nth सेकेंड मतलब जैसे किसी ने बोला कि 5वें सेकंड में पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। जैसे एक पार्टिकल 5 सेकंड तक चला, तो 4 से लेके 5वें सेकंड के बीच में जो डिस्प्लेसमेंट होगा उसको बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट इन 5वां सेकंड, यही बोलेंगे ना। तो डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड का मतलब हो गया कि डिस्प्लेसमेंट जो n सेकंड में हुआ उसमें से माइनस कर देना है n-1 का डिस्प्लेसमेंट। n सेकंड में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ उसमें से n-1 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट माइनस कर देना है, तो डिस्प्लेसमेंट हमारे पास nth सेकंड का आ जाएगा। अच्छा, n सेकंड में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, u इंटू एन प्लस का हाफ a इंटू एन का स्क्वायर, यही होगा ना, t की जगह पे n रख देंगे। n-1 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बच्चों, u इंटू n-1 प्लस का हाफ a इंटू n-1 का स्क्वायर। तो डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड जो आएगा ना बच्चों, इन दोनों का डिफरेंस, तो un से तो un कट जाएगा बच्चों ना, un प्लस का a n स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 माइनस का un प्लस का u माइनस का हाफ a n स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 माइनस का a डिवाइड बाई 2 प्लस का a इंटू एन। ठीक है, ये इससे कट जाएगा, un से un कट जाएगा बच्चों। डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड का जो फॉर्मूला आता है ना बच्चों, u माइनस का a डिवाइड बाई 2 2n माइनस का 1। गलत लिखा हुआ है ना ये, u प्लस का a बाई 2 होता होगा था ना, u प्लस का a बाई 2 2n माइनस का 1। u प्लस का a बाई 2, जैसे मान लो पहले सेकंड में ही करके देख लेते हैं ना, 2 की जगह 2-1 दिस, मान लो u इज इक्वल टू 0 दे रखा है, सही है। ठीक है, u प्लस का a बाई 2 2n माइनस का 1।
बच्चों ये सब पढ़ लेते हैं हम फॉर्मूले, हम इसको विजुअलाइज कैसे करें? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सेलरेशन? सो इफ somebody gives me के acceleration of a particle is this, what is the significance of that? What does this acceleration do? This we never understand. हमें सारे फॉर्मूले बैठे हुए होते हैं लेकिन हमें एक्सेलरेशन का असली मतलब कभी नहीं पता लगता। अब उस असली मतलब को बच्चों थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सेलरेशन? और वो भी हम कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए बात कर रहे हैं, ठीक है? What is meaning of acceleration? क्या होता है बच्चों वो एक्सेलरेशन का मतलब ना? तो मैं एक इलस्ट्रेशन से बच्चों आपको कुछ चीजें समझाने की कोशिश करता हूं, ठीक है? तो सपोज करो कि ये एक्स एक्सिस हो गई एंड देयर इज अ पार्टिकल। अब हम समझेंगे बच्चों ना, बड़ा मजा आने वाला है यहां से ना, इस इलस्ट्रेशन से बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। सो एक पार्टिकल था बच्चों t इक्वल टू 0 पे, ये पार्टिकल बच्चों रेस्ट पे था, मतलब u इज इक्वल टू 0 हो गया। इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी बच्चों इसकी? 0 के बराबर। इसको हमने एक्सेलरेशन दे दिया बच्चों, मान लीजिए 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर इसको एक्सेलरेशन दे दिया, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। इसका क्या मतलब होगा? ये सारे फॉर्मूले जो मैंने तुम्हें डेराइव करवाए ना बच्चों, ये तभी एप्लीकेबल है जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, ठीक है? जितने भी पीछे फॉर्मूला डेराइव करवाए बच्चों, दोज आर फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होगा तो क्या करेंगे? तो हमने इन फॉर्मूलाज का बेस क्या था? इंटीग्रेशन। डीवी बाई डी टी को ए के बराबर रखा था, या वी डीवी बाई डी एक्स को हमने ए के बराबर रखा था। वहां से स्टार्ट करेंगे हम इंटीग्रेशन, फिर उस एक्सेलरेशन का जो भी फंक्शन होगा ना उसके हिसाब से इंटीग्रेट करेंगे। ये इंटीग्रेशन इसलिए हो पाए क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट था, इसलिए इंटीग्रेशन से वो बाहर आ गया था, ठीक है? ध्यान रखना इस चीज का। ओके, इसका मतलब समझते हैं बच्चों ना। तो ये पार्टिकल बच्चों यहां पे था, स्टार्टिंग में इसकी कोई वेलोसिटी नहीं थी, इसको एक्सेलरेशन दे दिया। तो 1 सेकंड बाद बच्चों क्या होगा? t इक्वल टू 1 सेकंड पे। इस एक्सेलरेशन का मतलब बता रहा हूं मैं तुम लोगों को ना। तो कोई मुझे बता सकता है कि इसकी वेलोसिटी क्या होगी t इक्वल टू 1 सेकंड पे? तो तुम्हें पता है कि वेलोसिटी u प्लस का at के बराबर होती है। u तो बच्चों 0 दे रखा है, a की वैल्यू आपको 5 के बराबर दे रखी है, और t की वैल्यू मतलब 1, मतलब इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी बच्चों? 5 मीटर पर सेकेंड। इट विल बी मूविंग विद 5 मीटर पर सेकेंड। कोई मुझे बता सकता है बच्चों इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? जैसे अगर मैं इसको d1 बोलूं तो d1 जो होगा, क्या वो ut प्लस का हाफ at स्क्वायर के बराबर नहीं होगा बच्चों? आप बोलोगे बिल्कुल सही है सर, ut मतलब 0, हाफ a की वैल्यू बच्चों 5 इंटू 1 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाई 2 मीटर के बराबर। ये तो बच्चों 1 सेकंड की कहानी हो गई है ना। अब मैं तुमसे बोलता हूं बच्चों t इक्वल टू 2 सेकंड पे क्या होगा? तो अब यहां पे आ जाते हैं t इक्वल टू 2 सेकंड वाले पे ना, सेकंड केस पे वेलोसिटी कितनी होगी बच्चों t इक्वल टू 2 सेकंड पे? तो u जो कि 0 था प्लस का 5 इंटू 2, वेलोसिटी कितनी आ गई बच्चों? 10 मीटर पर सेकंड के बराबर। इसका मतलब समझ रहे हो? इसका एक्सेलरेशन जो है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर था। इसका मतलब हर सेकंड इसकी वेलोसिटी को 5 मीटर से ये चेंज कर देगा, 5 मीटर पर सेकंड से ये चेंज कर देगा। एक्सेलरेशन का ये मतलब होता है। तो अगर एक पार्टिकल रुका हुआ था और उसका एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो 1 सेकंड बाद उसकी वेलोसिटी 5 हो जाएगी, अगले सेकंड बाद 10 हो जाएगी, अगले सेकंड बाद 15 हो जाएगी, अगले सेकंड बाद, मतलब हर सेकंड में सेम अमाउंट से वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। अगर एक पार्टिकल को आपने 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी दे दी और एक्सेलरेशन 5 का दिया पीछे की तरफ, तो हर सेकंड 5 की रेट से उसकी वेलोसिटी घटती जाएगी। सो 20 से चलने वाला पार्टिकल अगले सेकंड 15 से चल रहा होगा, उसके अगले सेकंड 10 से चल रहा होगा, उसके अगले सेकंड 5 से चल रहा होगा, उसके अगले सेकंड बाद रुक जाएगा। और अभी भी अगर एक्सेलरेशन पीछे की तरफ है तो फिर पीछे आने लगेगा 5, 10, 15, 20, 25। एक्सेलरेशन का मतलब समझ में आया या नहीं आया तुम्हें? तो ये एक्सेलरेशन जो होता है ना बच्चों, ये बेसिकली ये बताता है कि उसकी स्पीड किस, वेलोसिटी किस रेट से चेंज हो रही है। सो अगर ये सेम डायरेक्शन में तो बढ़ाएगा, उल्टा है तो घटाएगा। अब मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं कि t इक्वल टू 3 पे इसकी जो वेलोसिटी होगी वो 15 मीटर पर सेकंड होगी।
टी इक्वल टू 4 पे 20 होगी, टी इक्वल टू 5 पे 25 होगी। अगर एक्सेलरेशन 10 होता तो पहले सेकंड में 10 होती, 20 होती, 30 होती और 40 होती। अगर ये एक्सेलरेशन 4 होता, 4 8 12 10, अगर स्टार्टिंग में वेलोसिटी दे रखी होती और फिर एक्सेलरेशन होता तो तुम समझ के एक्सेलरेशन क्या करेगा, उसको उसी तरीके से चेंज करता जाएगा। अच्छा, अगर मेरे से कोई पूछे कि d2 कितना होगा, ये डिस्टेंस कितना होगा d2, तो जो d2 होगा ना बच्चों, वो दूसरे सेकंड का डिस्प्लेसमेंट है। तो u प्लस का a डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2n माइनस का 1, तो ये आ जाएगा 15 डिवाइडेड बाई 2 के बराबर। तो d2 बच्चों कितना आएगा, 15 डिवाइडेड बाई 2 मीटर के बराबर। d1 कितना आएगा बच्चों, 5/2 मीटर के बराबर। इन डिस्टेंसेस में बच्चों जो रेशियो होता है ना, वो 1:3:5 का होता है। अगला होगा बच्चों 25 डिवाइड बाई 2 के बराबर, d3। सो बच्चों, जब भी एक पार्टिकल रेस्ट से स्टार्ट करेगा, ध्यान से सुन लो इस चीज को, वेन एवर अ पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, हर सेकंड में वो डिस्टेंस जो कवर करता है ना, उनका रेशियो होता है बच्चों 1:3:5:7:9। ठीक है, मान लो एक पार्टिकल रुका हुआ, तो ध्यान रखना रेस्ट से स्टार्ट करने पर ही रेशियो चलता है। सो वेन एवर पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट, डिस्टेंसेस ट्रेवल्ड इन ईच सेकंड आर इन द रेशियो ऑफ 1:2:3 1:3, ये लिख लेना, वेन एवर पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट with uniform acceleration, its speed, its distances in each second are in ratio of 1:3:5 एंड सो ऑन। ठीक है, ये ध्यान रखना। लेकिन ध्यान रखना कि पार्टिकल रेस्ट से स्टार्ट करें, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होना चाहिए। तो ये फंडा बच्चों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई बात समझ में? ये वाली बात समझ में आई या नहीं आई? कि एक्सेलरेशन का जो पूरा का पूरा फंडा है आपको क्लियर हुआ? एक्सेलरेशन का पूरा फंडा बच्चों क्लियर हुआ? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द एक्सेलरेशन, और ये क्या होगा इसमें? ये बहुत कुछ है बच्चों, इस पेज पे जो लिखा हुआ है ना, बहुत काम आएगा हमारे। अब बात कर लेते हैं बच्चों ग्रेविटी वाले केसेस की ना, मोशन अंडर ग्रेविटी ऑफ अर्थ, ताकि फिर हम इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकें। बस क्वेश्चंस पे आएंगे हम। मोशन अंडर ग्रेविटी ऑफ अर्थ। ठीक है, ध्यान से सुनना। व्हेन अ बॉडी is in air and only force acting on it is mg, then its acceleration will be g, which is equal to 9.8 meter per second square or 10 meter per second square vertically डाउनवर्ड। और इसमें एक ध्यान रखना
height of body is much less than radius of अर्थ। तो ये फॉर्मूले बच्चों फंडे तभी लगा पाते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हम जी के बराबर तभी ले पाते हैं जब अर्थ के सरफेस के पास में होती है बच्चों बॉडी ना, अदरवाइज ऊपर जाने पे जी की वैल्यू चेंज हो जाती है। ठीक है, तो जी की वैल्यू हम यहां पे कांस्टेंट कंसीडर कर रहे हैं विच इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और करीब करीब 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले लेते हैं। ठीक है भाई, तो एक्सेलरेशन नीचे की तरफ कब लगेगा जी के बराबर, जब बॉडी पे ग्रेविटी के अलावा और कोई फोर्स ना लगे, mg के अलावा और कोई फोर्स ना लगे बच्चों, तभी हमें इसको कंसीडर करना है। और ना फोर्स mg विल बी एक्टिंग डाउनवर्ड, तो एक्सेलरेशन उसका बच्चों, एक्सेलरेशन जो है mg वेक्टर डिवाइड बाई m के बराबर आ जाएगा विच इज इक्वल टू g वेक्टर। ठीक है, नीचे की तरफ आ जाएगा डाउनवर्ड। ये एक्सेलरेशन होगा बॉडी का जब बॉडी हवा में होगी और उस पर सिर्फ mg फोर्स लग रहा होगा। ठीक है, अभी इस बॉडी का एक्सेलरेशन क्या है बच्चों, जल्दी बताओ मेरे को। मेरे हाथ में जो पेन है इसका एक्सेलरेशन बताओ जल्दी से। व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ दिस पेन, पेन का एक्सेलरेशन बताना जल्दी से। उस वाली ऐप पे बच्चों डिले भी कम आएगा, लैग भी कम आएगा। ठीक है, व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ दिस पेन। बोलो भाई। तो मैं तुम्हें बता देना चाहता हूं कि इसका एक्सेलरेशन 0 है। आप बोलोगे सर वो जी नहीं लगेगा, भाई जी नहीं लगता, ये समझो इस चीज को, जी एक्सेलरेशन नहीं लगता कभी भी। इसके ऊपर mg फोर्स लग रहा है, मेरा हाथ उस mg को बैलेंस कर दे रहा है, नेट फोर्स 0 हो गया, इसलिए इसका कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा। एक्सेलरेशन कभी नहीं लगता, फोर्स लगता है उससे एक्सेलरेशन आता है, ध्यान रखना। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे लोग उल्टा बोलते हैं इसको ना, कंफ्यूज हो रखे होते हैं इसमें ना। चलिए भाई, खैर इसमें बच्चों टोटल 3 केस बनते हैं। केस 1, which is body is projected vertically upward. So body is projected vertically upward. तो जब बच्चों तुम एक बॉडी को वर्टिकली अपवर्ड प्रोजेक्ट करते हो विद स्पीड u, इट गोज अपवर्ड, एक जगह पे जाके इसकी वेलोसिटी 0 होती है, देन इट कम्स डाउनवर्ड। दिस हाइट इज कॉल्ड मैक्सिमम हाइट h max। लौट के आने का जो टाइम होता है सो कैपिटल T बोलते हैं। ये केस बनता है बच्चों। ऊपर वाली डायरेक्शन को मान लेते हैं बच्चों पॉजिटिव, नीचे वाली हो जाएगी नेगेटिव। इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव की होगी, ठीक है। एक्सेलरेशन माइनस का जी के बराबर होगा डाउनवर्ड, नीचे की तरफ। एक्सेलरेशन तो पूरा टाइम ऊपर जाए नीचे आए, नीचे की तरफ ही रहेगा। इफ यू want to write velocity at any time, that will be u माइनस का gt, क्योंकि एक्सेलरेशन की वैल्यू जब तुम पुट करोगे ना माइनस का जी, तो ये हो जाएगा। किसी टाइम पे आपको इसकी हाइट लिखनी है और उसको आप y कोऑर्डिनेट बोल सकते हो, u इंटू टी माइनस का हाफ gt स्क्वायर। v का स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस का 2g इंटू वाई।
तीनों इक्वेशन बच्चों ऐसे बन जाएंगी। ये होंगी बच्चों तीनों इक्वेशन। आपको एच मैक्स पता करना है। जब वेलोसिटी 0 होगी उस टाइम पे जिस टाइम वेलोसिटी 0 होगी ना उस टाइम के डिस्प्लेसमेंट को हम एच मैक्स बोलते हैं। वेलोसिटी 0 का स्क्वायर यू स्क्वायर माइनस का 2g इंटू एच मैक्स। एच मैक्स इज इक्वल टू बच्चों यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2g के बराबर आ जाएगा। ये आगे बच्चों एच मैक्स का फॉर्मूला। यहीं पे बच्चों मैं टाइम की बात कर लेता हूं। टाइम ऑफ फ्लाइट इज द टाइम व्हेन बॉडी comes to starting point, body reaches its starting point। मतलब बॉडी जब जमीन पे दोबारा आ जाएगी, मतलब डिस्प्लेसमेंट जब 0 हो जाएगा उस टाइम को हम क्या बोलेंगे बच्चों? टाइम ऑफ फ्लाइट। तो डिस्प्लेसमेंट होता है u t माइनस का हाफ जी टी स्क्वायर। जब डिस्प्लेसमेंट 0 होगा उस टाइम पे टाइम ऑफ फ्लाइट होगा। तो t की दो वैल्यू आएंगी 0 और t की वैल्यू आएगी 2u डिवाइड बाई जी के बराबर। ठीक है, 2u डिवाइड बाई जी और एक ये, तो ये टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया बच्चों, एच मैक्स हो गया। बड़े आराम से समझ में आ रहा है, ये कोई बड़ी बात तो है नहीं इसमें, आराम से समझ पा रहे होगे इसको। इसमें ये दो चीजें पूछी जाती हैं। मान लो अगर मैंने एक बॉडी को 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंका ऊपर, उसका एक्सेलरेशन कितना है? 10 नीचे की तरफ। तो एक सेकंड बाद उसकी स्पीड हो जाएगी 20, अगले सेकंड हो जाएगी 10, अगले सेकंड हो जाएगी 0। फिर अभी भी एक्सेलरेशन तो नीचे की तरफ है, तो फिर 10, 20 और 30 जमीन पे आ जाएगी। जाने वाली मोशन और आने वाली मोशन एक जैसी होती है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट में डायरेक्ट भी पता कर सकता हूं। 30 से 20, 10, 0, 10, 20, 30, 3 सेकंड जाने में और 3 सेकंड आने में 6 सेकंड। मुझे मैक्सिमम हाइट पता करनी है। अब ध्यान से सुनना, अगले वाले पार्ट पे करेंगे फिर ना उसको। ठीक है, ओके। फिर आ गया क्वेश्चन। वो भाई कितने पेज भर दिया आज मैंने, आज तो बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा दिया मैंने। एक और बार पीपीटी जो है इंपोर्ट करनी पड़ेगी। नो 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 नो, खराब हो गया, वो पेज गया आगे। मैं इसका क्या करूंगा, पर हम हैं दिमाग वाले, तो हम दोबारा इंपोर्ट कर लेंगे। इतने पेज इंपोर्ट करने ही नहीं थे, ये गलती हुई है हमसे। चलो कोई बात नहीं। अब ये आ गया ना यहां तक, ठीक है, ये हो गया। अब दूसरा केस पे आ जाते बच्चों। केस 2। सेकंड केस है बच्चों जिसमें आप एक बॉडी को किसी हाइट से रिलीज करते हो। बॉडी इज एट एनी हाइट h
and you release it from there. अब इस केस में ज्यादा अच्छा रहेगा बच्चों, देखो तुम दोनों तरीके से कर सकते हो, तुम ऊपर वाली डायरेक्शन को भी पॉजिटिव मान सकते हो, तुम ये इसकी इनिशियल पोजीशन है, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, मैं ऊपर वाली डायरेक्शन को ही पॉजिटिव कंसीडर कर रहा हूं बच्चों ना। इसकी जो वेलोसिटी होगी ना किसी भी टाइम पे, u तो 0 है, माइनस का gt के बराबर होगी। ऑब्वियस बात है, नीचे की तरफ आ रही होगी ना तो वेलोसिटी नेगेटिव होगी। डिस्प्लेसमेंट जो होगा ना बच्चों, माइनस का हाफ gt स्क्वायर के बराबर होगा। लेकिन देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड हाइट। डिस्प्लेसमेंट बच्चों ये होगा, अगर तुम कहोगे किसी टाइम पे इसकी हाइट क्या होगी h, तो इन दोनों में डिफरेंस है बच्चों। हाइट ग्राउंड से मेजर होगी और डिस्प्लेसमेंट बच्चों इनिशियल पोजीशन से मेजर होगा। तो ये जो है ना बच्चों वो यहां से है। अगर तुम कहोगे किसी भी टाइम पे इसकी हाइट क्या होगी, तो बच्चों वो आएगा कैपिटल H माइनस का दिस, तो कैपिटल H माइनस का हाफ gt स्क्वायर। आप बोलोगे सर माइनस का माइनस, तो भाई मैं उसका वो मैंने, हम जब डिस्प्लेसमेंट लिखते हैं ना तो वो हमने क्या, वो नेगेटिव चीज ये बता रही है कि वो नीचे गया है कितना, हाफ gt स्क्वायर। तो ये हाइट और इसमें दोनों में डिफरेंस समझ में आया तुम्हें? हाइट इज अ डिफरेंट थिंग, ठीक है बच्चों, ओके। अब मुझे लिखना है बच्चों जैसे इसका टाइम, टाइम व्हेन स्ट्राइक विद ग्राउंड, ठीक है। जब ये जमीन से टकराएगी ना बच्चों, उस टाइम पे एच हो जाना चाहिए 0 के बराबर। तो और उस टाइम के टाइम को टी आ जाएगा रूट के अंदर 2h डिवाइड बाई जी के बराबर। वी स्ट्राइक जिससे टकराएगी जमीन पे, मान लो उसको वी नॉट बोल रहा हूं, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर विच इज 0 का स्क्वायर माइनस का 2 इंटू जी इंटू डिस्प्लेसमेंट विच इज ऑल्सो माइनस एच। तो वी नॉट इज इक्वल टू रूट के अंदर 2gh आ जाएगा। ये क्या लिखा है मैंने, माइनस एच क्यों लिखा? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ऊपर की डायरेक्शन पॉजिटिव है, इनिशियल पोजीशन दिस, फाइनल पोजीशन दिस, डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया माइनस का एच, इसलिए डिस्प्लेसमेंट की जगह मैंने माइनस एच लिखा है, ठीक है। तो ये फॉर्मूलाज है बच्चों इस वाले पार्ट के, विच यू ऑल हैव टू रिमेंबर, ठीक है। अब बच्चों इसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लिए जाए। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 1, आज होमवर्क देंगे, कल तुम्हें और क्वेश्चंस कराने पड़ेंगे हमें ना। रेक्टिलिनियर मोशन पता नहीं क्यों खिंच जाता है मेरा ना, ये पहला टॉपिक ही सबसे ज्यादा खिंचता है। मेरा मन इस समय करता है कि यार इसमें बहुत सारा ज्ञान देना चाहिए बच्चों को ना। कोई बात नहीं, सैटरडे वाली क्लास में खत्म हो जाएगा। प्रोजेक्टाइल की भी हमारे पास 5 क्लास होंगी। कल डिस्कशन करेंगे भाई, सबसे इंपॉर्टेंट है डिस्कशन, जिसको हम डेफिनेटली करेंगे कल। मैं आपको होमवर्क दे देता हूँ, क्या क्या होमवर्क दिया जा सकता है। एक मिनट, आया भाई किसी का आंसर इस वाले का? खैर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स तो हम आज नहीं कर पाए, लेकिन नेक्स्ट क्लास है अपने पास, काफी क्वेश्चंस करेंगे हम लोग जो है। क्वेश्चन है बच्चों, द स्पीड ऑफ अ बॉडी इज डबल्ड व्हेन इट मूव्स ओवर अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर। इफ इट इज इनिशियल स्पीड इज u, what will be the speed after further coverage of the distance of
यहाँ पे एक चीज और ऐड कर लेना बच्चों, ठीक है, इसको ऐड कर लेना। चलिए, सो एक बॉडी है बच्चों जिसकी इनिशियल स्पीड u है, एक्सेलरेशन बच्चों कुछ a रहा होगा। जब ये 10 मीटर चलती है तो इसकी स्पीड बच्चों 2u के बराबर हो जाती है, एक्सेलरेशन थोड़ी चेंज होगा। अगर ये फर्दर कवरेज ऑफ द डिस्टेंस 10 मीटर, अगले 10 मीटर में इसकी जो वेलोसिटी होगी दैट दे आर आस्किंग, ठीक है बच्चों। यहां से यहां तक मैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दूं, फाइनल स्पीड 2u का स्क्वायर इज इक्वल टू u का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू 10। उसके लिए बच्चों v का स्क्वायर इज इक्वल टू, इस वाले पार्ट में बच्चों ये इनिशियल स्पीड का काम करेगी। अगर मैं नीचे वाली में से ऊपर वाली इक्वेशन माइनस कर दूं, माइनस का, इसमें से उसको माइनस किया है, ये बन जाएगा तो v इक्वल टू रूट के अंदर 7u आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो v इक्वल टू बच्चों रूट के अंदर 7u विल बी दी आंसर। खैर कोई बात नहीं, अगली क्लास में बच्चों कंटिन्यू करेंगे यहां से आगे। आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू ट्राई these questions. I am again not going to discuss in the next class because again there is a lack of practice. So अगली क्लास बच्चों फुल ऑन प्रैक्टिस सेशन होगा आपके मोशन विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, मोशन अंडर द ग्रेविटी ऑफ द अर्थ, इनके क्वेश्चंस ही मैं आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ। और पर होमवर्क बच्चों मैं आप लोगों को फिर भी दे दे रहा हूँ ताकि आप लोगों में से जो भी बच्चे तैयार हों, अपने आप को समझ रहे हो कि ठीक है अब मैं सॉल्व कर सकता हूँ शीट को, तो वो बच्चे जो है कर सकें। जो लिंक है ड्राइव का, जो लिंक है बच्चों वो मैंने शेयर कर दिया है। अब आप सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन बी कर सकते हो आप, और सेक्शन सी ट्राई कर सकते हो बच्चों, ठीक है। सो देयर आर टोटल 33 क्वेश्चंस एंड सेक्शन डी भी कर सकते हो। ए बी सी डी सेक्शन बच्चों आप लोगों को अटेम्प्ट करना स्टार्ट कर देना है। अच्छा, एक क्वेश्चन आज रह गया जो मैं कराना चाहता था, उसको मुझे कल रिकॉल करवा देना बच्चों। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आगे चैप्टर्स में बहुत आता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसको मैं आप लोगों को अगली क्लास में करवा दूंगा, ठीक है। तो ए बी सी डी सेक्शंस आप ट्राई कर सकते हो, ट्राई करना चालू कर दो बच्चों, जिससे कि एकदम से होमवर्क का बर्डन आपके ऊपर ज्यादा ना पड़े। कल क्लास में बच्चों सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस होगी, क्वेश्चंस होंगे, फिर उसके बाद बच्चों आपका डिस्कशन परसों वाली क्लास में होगा, ठीक है। कल वाली क्लास में मैं आपको ग्राफ भी करा ही दूंगा कंप्लीट। चलिए बच्चों आज का सेशन खत्म करते हैं, बाय।